नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ अजीत। खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की हेडलाइन। कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 जवान शहीद, 2 आतंकी भी मारे गए। पाकिस्तान ने कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस देने से किया इनकार, कहा इंटरनेशनल कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगाई, काउंसलर एक्सेस का आदेश नहीं। जो ऑपरेटिव पार्ट है उसमें काउंसलर एक्सेस पे कोई डिसीजन नहीं है, ये कमेंट है उनका, यह राय है। सिक्किम के नाथुला में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा का किया दौरा, पोस्ट पर तैनात आर्मी अफसरों से मिले। ईवीएम हैकिंग पर चुनाव आयोग का 3 जून से ओपन चैलेंज, हर दल को मिलेगा 4 घंटे का वक्त। बाबरी मामले में लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत में रामविलास वेदांती समेत 5 लोगों का सरेंडर, कुछ देर बाद ही मिली जमानत। ईवीएम पर आम आदमी पार्टी ने फिर उठाए सवाल, कहा टेम्पर प्रूफ नहीं है ईवीएम। कानपुर में सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, डिप्टी सीएम केशव मौर्य समेत सभी बड़े अधिकारी रहे मौजूद, अपराधियों से सख्ती से निपटने के निर्देश। बेंगलुरु में 14 महीने की मासूम को कार ने रौंदा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, लड़की की बची जान। 21 मई से खबरों की दुनिया में दस्तक देगा आपका नया चैनल जी हिंदुस्तान। गांव प्रदेश से लेकर पूरे देश की खबरों पर रहेगी हमारी पैनी नजर। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। योगी सरकार ने यूपी में सत्ता के 2 महीने तो पूरे कर लिए, लेकिन कानून व्यवस्था अभी भी सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दल हमलावर हैं, तो वहीं प्रशासनिक फेरबदल भी हालात सुधारने में कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। और अब तक 8 बदलाव इस तरह के हो चुके हैं और आज भी 140 अधिकारी बदले गए, पर कब बदलेगी तस्वीर, ये सवाल बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। 60 दिन में 8 फेरबदल, बदले गए 340 आईपीएस अधिकारी, फिर भी सवालों में कानून व्यवस्था। जी हां, यूपी में योगी सरकार को सत्ता में आए 2 महीने का वक्त बीत चुका है और इस बीच सूबे की बिगड़ी कानून व्यवस्था ने सरकार के माथे पर बल ला दिए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर जहां विपक्षी पार्टियां सड़क से सदन तक संग्राम करती दिखी, तो वहीं अपराधियों के हौसले भी कहीं से पस्त नजर नहीं आए। ये और बात है कि सरकार बनने के दिन से ही सीएम योगी लगातार दोहरा रहे हैं कि अपराधियों के लिए यूपी में जगह नहीं, लेकिन कानून व्यवस्था के मसले पर विपक्ष की घेराबंदी कम होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ तक कि सरकार का पहला सत्र भी कानून व्यवस्था पर हंगामे की भेंट चढ़ गया और योगी कहते रहे कि अपराधी बच नहीं पाएंगे। अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी, अपराधी के लिए भी कोई जगह नहीं होगी और अपराधी के संरक्षणदाता के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं। बहुत सत्य के साथ आप निपटेंगे, पूरी निर्ममता के साथ निपटेंगे ऐसे तत्वों से। दूने से ज्यादा प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। इस अपराधों पर नियंत्रण न कर पाने के विरोध में मथुरा में जिस तरह से व्यापारियों के साथ लूट हुआ और डीजीपी वहां जब गए उसके पहले फिर से हत्या हो जाती है, उसको भी रोक पाने में, अपराधियों को पकड़ पाने में ये सरकार पूरी तरह से फेल है। ऐसा नहीं है कि यूपी की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है, लेकिन फिर भी नतीजे वो नहीं आ रहे जिनके दावे हो रहे हैं। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के इरादे से सरकार लगातार नौकरशाही को मच रही है। आज एक बार फिर सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए 140 एएसपी, डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला कर दिया है।
2 महीने के कार्यकाल के दौरान अब तक सरकार 8 बार बड़े प्रशासनिक फेरबदल कर चुकी है। अब तक 340 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर चुकी है। यहां तक कि यूपी के प्रमुख सचिव गृह तक को बीती 17 मई को बदल दिया गया। देवाशीष पांडा की जगह आलोक कुमार को यूपी के प्रमुख सचिव गृह की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी दिन आईजी, डीआईजी, एडीजी, एसपी और एसएसपी लेवल के 67 आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए। इसके पहले 12 मई को 39 आईपीएस के तबादले किए गए, जिसके तहत एडीजी स्तर के अधिकारियों को जोन की कमान और आईजी स्तर के अधिकारियों को रेंज की कमान दी गई। 14 मई को 31 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे। तो वहीं 3 मई को यूपी सरकार ने 25 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए थे, जबकि 26 अप्रैल को हुए फेरबदल में 84 आईएएस और 54 आईपीएस और 9 पीसीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया था। विपक्ष लगातार सरकार पर बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सरकार मशीनरी में ताबड़तोड़ बदलाव कर रही है। लेकिन क्या इससे बदलेगी सूरत? फिलहाल इस सवाल का कोई जवाब मिलता नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो एक तरफ सूबे में कानून व्यवस्था पर उठापटक जारी है, वहीं दूसरी तरफ मथुरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी भी मिली है। सर्राफा व्यापारी की हत्या और लूट के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूट का माल भी बरामद किया गया है। मुठभेड़ के दौरान कुछ बदमाश घायल हुए, तो वहीं 7 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। रिपोर्ट देखिए। मथुरा में सर्राफा कारोबारियों के डबल मर्डर और 4 करोड़ की लूट के केस में पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आज सुबह 6:30 बजे के करीब मुठभेड़ के बाद मास्टरमाइंड रंगा समेत वारदात में शामिल सभी बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान कुछ बदमाश घायल भी हुए। 7 पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। आरोपियों के पास से लूट का माल भी बरामद किया गया है। आरोपियों को वारदात वाली जगह से महज 500 मीटर की दूरी पर रतनकुंड इलाके से दबोचा गया। आज सुबह बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें हमने पूरी घटना में जो शामिल जितने बदमाश हैं सारे बदमाशों को पकड़ लिया है और इसमें कुछ हमारे पुलिस वाले घायल हैं, 2 बदमाश घायल हैं। हाँ। और पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कुछ हमारे कप्तान से बात हुई तो उन्होंने कुछ बरामद भी हुआ है और आगे भी इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हम उत्तर प्रदेश से अपराध को समूल नष्ट करेंगे। पुलिस पर इस मामले के खुलासे को लेकर भारी दबाव था। कल पूरे राज्य में सर्राफा कारोबारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हड़ताल भी की थी और गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। दरअसल 15 मई की रात 8 बजे नकाबपोश बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी ध्रुव अग्रवाल की दुकान में फायरिंग कर करीब 4 करोड़ की ज्वेलरी लूट ली थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले पर नाराजगी जताते हुए यूपी के डीजीपी से खुद मथुरा जाकर मामले की जांच का आदेश दिया था। लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिस वालों को निलंबित भी किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार भी धरने पर बैठा था, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की पहचान की गई। और इधर झारखंड में बच्चा चोरी गिरोह की अफवाह के बाद हत्या और बवाल को लेकर अभी भी कई जिलों में तनाव बरकरार है। जमशेदपुर में बच्चा चोरी की अफवाह के बाद हुई हत्या के विरोध में जमकर हंगामा हुआ। दुकानें बंद कराने निकले लोगों के बीच यहां सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों की पुलिस से झड़प भी हुई और इसके बाद लोगों ने पथराव किया। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोलों का सहारा लिया। इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जमशेदपुर के तनावपूर्ण हालात के बाद स्थानीय सांसद विद्युत वरण महतो और डीसी अमित कुमार ने लोगों से यह अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन की मदद करें। बहुत शर्मसार घटना है और कल हमने जादूगुड़ा गया था, वहाँ भी काफी महिला हमसे मिला है और ये बच्चा चोर कुछ नहीं है। सोशल मीडिया के मार्फत में जो अफवाह फैला दिया गया, जिसका चलते ग्रामीण सशक्त में है, कोई भी आदमी जाता है भाषा उसा नहीं समझ पाता है, जिसका चलते दुर्घटना घट रहा है। मैं आपके माध्यम से पूरा शहर और अपना झारखंड वासियों को निवेदन करना, खासकर पूर्वी सिंहभूम को, ऐसा कहीं भी बच्चा चोर ना कोई थाना में फायर है ना कहीं कुछ है और निर्दोष लोग को नहीं मारना चाहिए। और जो लोग ये जो अपना सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम कर रहा है, ये काफी निंदनीय घटना है। घटना कहाँ घटता, कहाँ पर रिएक्शन होता है, अभी जो चीज घटा ये पुलिस का जिम्मेदारी है कि दोषी लोग को निकाल कर उस पर कार्रवाई करे।
राजनगर की जो घटना घटी है उसको लेकर के जिला के विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो शांति व्यवस्था जो है वो भंग होने की सूचना मिली थी। यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बलों की जो है वो तैनाती कर दी गई है और जैसा आप देख पा रहे हैं कि फोर्स जो है वो लगातार जो है वो इन क्षेत्रों में जो है वो कैंप किए हुए है। और मेरा सभी जिलावासियों से अनुरोध होगा कि वो अपने क्षेत्रों में जो शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी तरह से जो है वो कानून को अपने हाथ में न लें और इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ जो है वो पुलिस पूरी गंभीरता से। और अब बात जमीन के लिए जारी यूपी और हरियाणा के किसानों की जंग की। शामली के कैराना जिले में सैकड़ों किसानों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर हंगामा किया और अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की। दरअसल ये विवाद जमीन के मालिकाना हक का है। इन किसानों का ये आरोप है कि कैराना कोतवाली के मवी गांव में सैकड़ों किसानों की हजारों बीघा जमीन पर हरियाणा के किसानों ने कब्जा कर लिया। और यही नहीं, पीड़ितों का तो ये भी आरोप है कि उनकी हजारों बीघा जमीन पर खड़ी करोड़ों रुपए की फसल भी जबरन काट ली गई, जिसकी शिकायत किसानों ने अधिकारियों से की तो पंचायत हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला। पीड़ित किसानों का ये आरोप है कि इस मामले में यूपी के अधिकारी किसानों का साथ नहीं दे रहे हैं और हरियाणा के अधिकारी झूठे लोगों का भी साथ दे रहे हैं। वहीं पूरे मामले में शामली के अपर जिलाधिकारी का यह कहना है कि जमीन को लेकर यूपी हरियाणा के किसानों में कुछ विवाद हुआ था, अब कोई मामला गंभीर नहीं है और जल्द ही पूरे मामले का निस्तारण कर लिया जाएगा। मैटर तो बहुत लंबा हो गया, 40 साल से कब्जा है और जब 40 साल से कब्जा हो जाए ना तो उनका भी कुछ हो रहा मामला, अधिकारियों का कुछ, हमारा भी ऐसा हो रहा। टाइम पे फसल पे जो है पैसे ले लें, कटवा दें। अरे जब फसल कटे, अब बोलेंगे एक बारी तो कट सके, फसल 2 बार कट जाएगी, अब फिर वो वहां लग रहे फिर कटेगी, तो हमें उड़ जा रहे अधिकारी हरियाणा वाले बोले। कल पे वार्ता ये हुई थी, ये हम जेड़ रहे थे अपनी बात पे, मगर जैसे जब तक भी इसका कुछ वो निकले फैसला, जब तक ना हम जाने ना में आए। कल जो तहसील में सब अधिकारी आ रहे थे, वहाँ तहसीलदार साहब ने कहा कि भाई उन्हें बोरे उन्हें बोलने दो। और इससे पहले मीटिंग में ये तय हुई थी कि विवादित भूमि पे कोई नहीं जाएगा, इतने विवाद नहीं निमटता। और चकबंदी में चक लगे हुए हैं, क्यों विवाद? हरियाणा और सादा अवैध कब्जा का रखा, सीमा विवाद नहीं है, अवैध कब्जा का रखा और चकबंदी में चक लगे हुए हैं। हाँ जी, हरियाणा वाले हमारे अधिकारी अगर एक बार भी कह दो उनसे अकबर तुम नजियों में जाने की नहीं, वे देख कर हमने भाग जाए, लेकिन हमारे अधिकारी मोटर पे खाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं कह रहे थे, सब समस्या का समाधान जल्दी करा दिया जाए, माहौल ठीक है, समाधान नहीं। जो उनकी फसल काट ले जाते हैं हरियाणा वाले, पुलिस साथ नहीं देती, ऐसा कुछ है नहीं। वार्ता हो गई, वार्ता बड़ी सकारात्मक ढंग से चल रही है, समस्या का जल्दी समाधान है। एटा जिला अस्पताल में इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक बेबस मां भीख मांग कर अपनी बेटी का इलाज कराने को मजबूर है। निधौली कला में छोटी सी दुकान चलाने वाली नफीसा बेगम यहां जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में अपनी 15 साल की बेटी का इलाज करवा रही हैं, लेकिन अस्पताल में इलाज के लिए दवाएं तक मुहैया नहीं करवाई गई और हालत यह है कि नफीसा भीख मांग कर झुलसी हुई बेटी के जख्मों पर पट्टियां रख रही है। और ये हाल तब है जबकि सरकार लगातार दवाइयों के भंडारण को लेकर दावे पर दावे कर रही है, लेकिन एटा के इस अस्पताल में दावे खोखले ही नजर आ रहे हैं और ऐसे में बेबस मां ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। वहीं इस पूरे मामले पर सीएमओ आरसी पांडे अभी भी वही रटाया जवाब दे रहे हैं कि अस्पताल में पूरा इलाज किया जा रहा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो वो जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 200 मांग लाई तो 200 की ले आई, मैं 300 मांग लाई तो 300 ही पट्टी मांग लाई। जैसा मुझे बाजार में हो गया पैसा, जैसे पट्टी ला के मैंने मांग के आप इलाज करा रही हैं, पैसे मांग के? हाँ, पट्टी में बाजार की करा रही। तो अभी आपने किसी से? अब मुँह पर पैसा नहीं है तो 3-4 दिन से पट्टी नहीं हुई, तो ये इतना बड़ा हाल है। पट्टी पैसे नहीं है तो पट्टी नहीं आ पाई और इसमें से इलाज भी नहीं हो रहा है बच्ची का आपके ना। तो आपने यहाँ के लड़की का जो डांगडंडी बैठे करती थी, जो डांगडंडी बैठती वो दवा का हमें सही देती थी। 200 मांग लाई तो 200 की ले आई, मैं 300 मांग लाई तो 300 ही पट्टी मांग लाई। और अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों की कुछ तस्वीरें। आपको दिखाएंगे होशंगाबाद की तस्वीर, जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम
शिवराज सिंह चौहान ने आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया और बच्चों के लिए बनी खिचड़ी खाई। और एक दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये दूसरी तस्वीर भी मध्य प्रदेश की है, लेकिन ये तस्वीर सरकार और व्यवस्था के लिए बड़ी शर्मनाक है। कटनी के एक आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को खिचड़ी के साथ में छिपकली परोसी गई, जिसे खाने से 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए, जिसमें से एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला कटनी जिले के विजय राघवगढ़ तहसील के गांव गुड़ेह का है। मामले की जानकारी लगते ही शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आए और मामले की तफ्तीश में जुट गए। सामने आई है जो महिला बाल विकास के बच्चों के बीच में मिड डे भोजन में यह छिपकली मिली है। ऋषिकेश में राफ्टिंग का कारोबार दिनों दिन बढ़ रहा है और इसी के साथ यहां अवैध राफ्टिंग का कारोबार भी हो रहा है। राफ्टिंग संचालक एक लाइसेंस पर 10-10 राफ्ट संचालित करवा रहे हैं। वहीं राफ्ट संचालक सेफ्टी के लिए भी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इससे गंगा में हो रही राफ्टिंग अब ऋषिकेश के राफ्टिंग कारोबार के लिए खतरा बनती हुई दिख रही है। दरअसल गंगा में राफ्टिंग के लिए देश भर से शौकीन पहुंचते हैं। राफ्टिंग शौकीन जिन्हें राफ्टिंग कारोबारी बिना सुरक्षा जांच के राफ्ट में बिठा देते हैं, जो कि राफ्टिंग के शौकीनों पर भारी पड़ता है और लगातार हादसे भी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, लाइसेंस पे स्ट्रिक्टनेस दिखानी चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप हेलमेट की क्वालिटी देख लीजिए, जो पहन रहे हैं दैट इज नॉट अप टू द मार्क, तो दैट मस्ट बी लुक दैट। लाइफ जैकेट तो सही है और गाइड की ट्रेनिंग भी सही हो तो बेटर है। मतलब अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन लाइफ भी इंपॉर्टेंट। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग ने विश्व के नक्शे पर अपनी जगह बनाई है, लेकिन दिनों दिन बढ़ते हादसों ने यहाँ की राफ्टिंग पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इसके पीछे लीगल और अनलीगल जो राफ्टिंग है उसका महत्वपूर्ण रोल है। वीकेंड में यहाँ बड़ी संख्या में राफ्टें उतारी जाती हैं, जो एक लाइसेंस पे 10-10 राफ्टें जो कंपनियां उतारती हैं, और गाइडों की जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस पर भी सरकार ध्यान नहीं देती है, जिसके चलते यहाँ पर हादसे बढ़ते जाते हैं। ऋषिकेश से अपने कैमरा सहयोगी राहुल नेगी के साथ आशीष डोभाल, इंडिया 24/7। और बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग को खोलने की कोशिशें तेज हो गई हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का यह कहना है कि हाथी पर्वत इलाके में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। उनके मुताबिक छोटे वाहनों के लिए जल्द ही मार्ग खोल दिया जाएगा, जबकि बड़े वाहन के लिए मार्ग रविवार सुबह तक खुल जाएगा। मदन कौशिक का यह कहना है कि जिलाधिकारी और कमिश्नर मौके पर मौजूद हैं। उनके मुताबिक चारधाम यात्रा सुचारू रूप से संचालित करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। मदन कौशिक का यह कहना है कि मार्ग में फंसे यात्रियों को भोजन और नाश्ता दिया जा रहा है। बड़े वाहनों के लिए हो सकता है हमें कल सुबह तक इंतजार करना पड़े, लेकिन छोटे वाहनों के लिए हम अब से मेरी जो लगातार टेलीफोनिक बातचीत हो रही है, वार्ता हो रही है, जिलाधिकारी वहीं मौके पर मौजूद हैं, कमिश्नर वहीं मौके पर मौजूद हैं। दूसरा, जहां तक सवाल इस चीज का है कि मलबे का, ये सही है कि तो इतना मलबा आ रहा है, वो मलबा वहां से किसी वाहन में भरकर दूसरे स्थान पर ले जाना संभव। इधर अमित शाह और सीएम वसुंधरा राजे के बीच कल हुई मुलाकात का लेटेस्ट अपडेट ये है कि अमित शाह ने सीएम वसुंधरा को बुलवाया था। संगठन और सरकार से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए उन्हें बुलाया गया था। मुख्यमंत्री वसुंधरा धौलपुर से कार से पहुंची थी नई दिल्ली। अमित शाह के निवास पर वी सतीश पहले से ही मौजूद थे। वी सतीश ने दोनों के बीच सकारात्मक भूमिका निभाई। अमित शाह और सीएम वसुंधरा के बीच 45 मिनट तक चर्चा हुई और घनश्याम तिवारी, मंत्रिमंडल फेरबदल, रिफाइनरी के उद्घाटन, इन जैसे मामलों पर चर्चा हुई। अविनाश राय खन्ना द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। पिछले दिनों खन्ना 4 दिन जयपुर में रुके थे और इसके बाद खन्ना ने अलग अलग तरह की रिपोर्ट दी थी। कुछ लोगों को पॉजिटिव और कुछ को नेगेटिव रिपोर्ट दी थी। लेकिन अमित शाह और सीएम वसुंधरा राजे के बीच हुई सौहार्दपूर्ण बातचीत और बैठक के बाद हैप्पी मूड में निकली सीएम वसुंधरा। और यह एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले देखिए तिरछी नजर।